हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक प्लेट पर एक चादर पे जो हमारा आवेश अगर फैला हुआ हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। ये हमारा गॉस के प्रमेय का जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जो हम लोग उसका उपयोग पढ़ रहे थे, उसका ये सेकेंड उपयोग है। ये भी 5 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं, तो इसमें सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे और लिखेंगे हिंदी में ही। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, आवेश की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक फ़ोटो बना लेते हैं। फ़ोटो क्या बनाएंगे कि एक हम लोग चादर ले लेते हैं, एक हम लोग सीट ले लिए। अब इस चादर पे जो है वो क्या है, आवेश हमारा पूरा फैला हुआ है। इस पे हमारा धन आवेश जो है पूरे चादर पे फैला हुआ है इस तरह से। ये हम लोग मेटल का मतलब धातु का चादर लेते हैं, इस पे आवेश जो है वो हमारा पूरा फैला हुआ है। अब एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण हम लोग 3 तरह का पढ़े थे, रेखीय आवेश वितरण, फिर हम लोग पढ़े थे सतह आवेश वितरण, और तीसरा हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो है हमारा सतह आवेश वितरण, जिसको हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, आवेश और बटा में हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल, मतलब जो हमारा विद्युत सतह ये जो हमारा सतह का घनत्व होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सतह आवेश घनत्व सिग्मा, इसको हम लोग आवेश और बटा में क्षेत्रफल लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सतह आवेश घनत्व है इसको हम लोग कुछ सिग्मा मान लेते हैं कि इसका जो सतह आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। और इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, ये जो हमारा मान लीजिए कि कुछ एरिया है, ये जो हमारा कुछ घेरा है, घेरा का कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग कुछ ए मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके कारण हमको मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर पी पॉइंट पर, पी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे गॉस के नियम के अनुप्रयोग में कि जहाँ पर हम लोग ना तो कूलॉम का नियम लगा सकते हैं और ना ही जहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बहुल आवेशों के बीच भी जो बल लगता है उसको हम लोग जहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा आवेश होता है। जब बहुत ज़्यादा आवेश होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ना तो कूलॉम का नियम, क्योंकि ये सिर्फ 2 आवेश के बीच में होता है, और बहुल आवेशों के बीच जो बल होता है ये भी कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ चार्ज के बीच में होता है, 2, 5, 4, 10, 20, 50 को चार्ज के बीच में हो सकता है। लेकिन यहाँ अनगिनत आवेश है, अनगिनत आवेश के बीच दोनों में से कोई भी नियम हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, गॉसीय पृष्ठ का हमको यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा, मतलब गॉसियन सरफेस का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक ऐसा सतह लेंगे जो इस आवेश को ढक सके। इसके लिए हम लोग कौन सा आवेश ले लेते हैं, एक हम लोग बेलन की आकृति को ले लेते हैं, बेलन जैसा सतह इधर भी ले लेते हैं और हम लोग इधर भी ले लेते हैं, इस तरफ भी ले लेते हैं। दोनों तरफ हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि ये ऐसा सतह है, इस पर आवेश फैला हुआ है, तो आवेश इधर भी फैला होगा और इधर भी फैला होगा दोनों तरफ, तो इधर भी हमारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता लग रहा होगा और इधर भी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता लग रहा होगा। ठीक, तो अब जो है यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर भी निकल रही हैं, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है और इधर भी निकल रही है, दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। अब इधर से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं वो कुछ ऐसे गुजरेंगी, जिसको हम लोग ई से सूचित करेंगे, और इधर से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो कुछ ऐसे, इसको हम लोग इधर ई से सूचित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा बेलन का जो पूरा क्षेत्रफल, बेलन हमारा ऐसे होता है, ये हमारा वक्र पृष्ठ होता है, और सामने से क्या होता है, सामने से समतल वाला क्षेत्र होता है। सामने से इधर भी अगर हम लोग देखें या फिर इधर भी देखें तो दोनों हमारा वृत्त जैसा है ना, तो दोनों हमारा वृत्त जैसा है, तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसके क्षेत्रफल को हम लोग ए मान लेते हैं, एरिया ए। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों बेलन अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं बेलन, तो ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल समान होता है, इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस, त्रिज्या दोनों ऊपर नीचे दोनों बराबर होता है।
तो इस स्थिति में जो है क्षेत्रफल भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल हम लोग कुछ ए मान लेते हैं। अब इस फिगर में जो भी कुछ दिया गया है उसको हम लोग अपनी भाषा में बनाकर लिख देंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है। क्या लेंगे हम लोग, माना कि एक समतल समरूप आवेश, समतल समरूप आवेश की चद्दर है। हम लोग क्या मान रहे हैं कि एक सीट है हम लोग के पास, एक चद्दर है जो क्या है, समतल है और समरूप आवेश है। समरूप आवेश कहने का मतलब आवेश सारे जगह एक समान है, कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं है। ठीक है, समतुल आवेश की चद्दर है। फिर यहाँ पर कॉमा दे दीजिए, जिसमें आवेश Q एवं इसमें आवेश का मान कितना है, Q है। और हम लोग को क्या जानना है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सतह आवेश घनत्व एवं सतह आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा में क्षेत्रफल। Q फॉर आवेश, A फॉर एरिया, क्षेत्रफल। तो इसका सतह आवेश घनत्व Q बराबर सिग्मा बटा A है। ठीक है, अब इसका हमारा घनत्व सिग्मा है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम लोग को कहाँ पर, यहाँ पर एक P पॉइंट है। P पॉइंट पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। ठीक है, जिसके कारण, यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे, जिसके कारण हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब ये जो हमारा सतह पर आवेश फैला हुआ है, इसके कारण हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे, पिछले वाले क्लास को ध्यान में लाए कि जब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी सतह को पार करती है, ये मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा है किसी सतह को पार करती है, तो उस समय क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेलन का जो फ्लैट सतह है, मतलब कि बेलन का अगर हम लोग देखें तो इस वाले सतह से अगर विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा मान लिया जाए कि ऐसे अगर जा रहा है तो इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा जब किसी सतह को पार करते हुए जाती है तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं। इस छोटा सा सतह के यहाँ जो छोटा सा क्षेत्रफल है इसको हम लोग ds से सूचित करते हैं। s मतलब हमारा, s ले लीजिए या फिर a ले लीजिए, कोई a मतलब एरिया क्षेत्रफल या s मतलब एरिया क्षेत्र, सतह सरफेस एरिया सतह क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग a ले लेंगे। यहाँ जो हमारा सरफेस एरिया है उसको हम लोग dA ले लेंगे। यहाँ पर जो हमारा छोटा सा एरिया है उसको क्या करेंगे, dA ले लेंगे, या ds भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लोग ना तो कूलम का नियम लगा सकते हैं, ना ही हम लोग क्या लगा सकते हैं, बहुल आवेशों के बीच बल वाला नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, गौसीय सतह लेना पड़ेगा। इस चीज को हम लोग नीचे लिखेंगे, चूंकि आवेशों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है या बहुत अधिक है, जो लिखना है लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कूलॉम का नियम अथवा बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल मतलब बहुत सारे आवेशों के बीच जो था
बहुल आवेशों के बीच बल का नियम नहीं लगाया जा सकता है, अतः ऐसी स्थिति में गॉसिय सतह बेलन के रूप में लेते हैं। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आवेश है, जिसके कारण यहाँ तो ना तो हम लोग कूलॉम का नियम लगा सकते हैं जो दो आवेश के बीच में लगता है, और ना ही बहुल आवेशों के बीच बल लगा सकते हैं जो 10, 20, 50 को आवेश के बीच में लगता है। यहाँ आवेश अनगिनत है। ठीक, तो इस स्थिति हम लोग क्या करेंगे, गॉसिय सतह या गॉसिय पृष्ठ जो बेलन के रूप में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। गॉसिय सतह बोलिए या गॉसिय पृष्ठ एक ही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा गॉसिय पृष्ठ का ये सतह है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा पार कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा पार कर रहा है तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखा ई बेलन के समतल सतह से पार कर रही है। यह बेलन का दो सतह होता है, एक घुमा हुआ सा वक्र सतह और दूसरा समतल सतह। तो समतल सतह से पार कर रही है, जिसके कारण विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। जिसके कारण क्या होगा, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा जो पार कर रही है तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो विद्युत फ्लक्स जो है हमारा, उसको हम लोग किस चीज से लिखते हैं, फाई से। फाई बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, फाई बराबर हमारा क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन का जो चिन्ह होता है ना, ऐसा ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह है। अब इस समाकलन के चिन्ह में ऐसे अगर हम लोग गोल लगा दे तो इसको हम लोग बंद सतह समाकलन पढ़ेंगे, बंद सतह समाकलन या फिर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पर हम लिख देते हैं, हो सकता है आप लोग कहीं भूल जाए, तो इसको आप लोग बंद सतह समाकलन भी बोल सकते हैं, बंद सतह समाकलन। हालांकि अंग्रेजी ही जानते तो थोड़ा अच्छा रहता। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल नीचे लिख देते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, है ना, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसका नाम क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अब ई हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब डी एस हमारा क्या होता है, जो छोटा सा हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल है, वो छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग ए के रूप में ले लिए है, तो यहाँ भी आप ए ही के रूप में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चलिए जहाँ ए ले या एस ले, हर जगह हम लोग एक जैसा ही लेंगे। आपका जो इच्छा वो ले सकते हैं, तो हर जगह आपको ए या एस जो लेने हैं वो हर जगह एक समान लेना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट गुणन हो रहा है। अब डॉट गुणन आप लोग थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे, ए सदिश डॉट बी सदिश होता है, तो क्या होता है, ए गुना बी गुना कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है, ए सदिश और बी सदिश दोनों के बीच का कोण होता है। अगर ये ध्यान में नहीं है तो इसका वीडियो इस पर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब थीटा जो है विद्युत क्षेत्र की रेखा और एरिया जो हमारा छोटा सा सरफेस एरिया है, इस दोनों के बीच का कोण है।
तो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है और जो हमारा एरिया वेक्टर है, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है dA, वो भी हमारा इधर ही है, मतलब दोनों एक ही दिशा में, ये भी इधर ही जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब दो सदिश एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाता है? 0 डिग्री। ये भी इधर, ये भी इधर। अगर थोड़ा सा ऐसे जाता तो कुछ कोण बनता है यहाँ पर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, लेकिन क्या हो रहा है? दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो कुछ कोण ही नहीं बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री का मान जितना sin 90 डिग्री का मान होता है, मतलब 1 होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? फाई बराबर लिखेंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA और गुना cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 से गुना करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, अब जहां पर E हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब E का फॉर्मूला आप लोग ध्यान में लाएंगे। E बराबर क्या होता है? Q/4πε0 गुना r²। यहाँ पर Q आवेश होता है, आवेश का मान फिक्स रहता है, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, कुछ भी एकदम फिक्स रहता है। 1/4πε0 का मान भी फिक्स है, 9 गुना 10 के पावर 9। अब R है, R का भी मान हमारा यहाँ से यहाँ का मान क्या है? फिक्स रहता है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी एकदम फिक्स मान है ये भी। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? सब का मान फिक्स रहता है। अगर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाला जाए इससे तो कुछ हमारा 2 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब हमारा अचर है। अचर को हम लोग क्या करते हैं? समाकलन में, इंटीग्रेशन में अचर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल DA। ठीक है, अब चूंकि ये हमारा पूरा बड़ा सा जो क्षेत्रफल है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटा सा क्षेत्रफल DA ले रहे हैं। तो बड़ा सा क्षेत्रफल को हम लोग शुरू में क्या माने थे? A माने थे। तो ये बड़ा सा जो क्षेत्रफल है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? A ले लेंगे। यहाँ तक अगर आप नोट कर रहे थे तो बहुत अच्छा, अगर नोट नहीं कर रहे थे तो फटाक से वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसको हम ऊपर से थोड़ा सा मिटाएंगे और फिर आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे आगे की चीज़ों को। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, फटाक से ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो। चलिए अब हम ऊपर से मिटाना स्टार्ट करते हैं। ऊपर की चीज़ों को आप समझ चुके हैं, मिटाकर फिर से थोड़ा सा हम लोग नीचे का जो कैलकुलेशन बचा हुआ है, नीचे थोड़ा सा जो हम लोग कैलकुलेशन है वो कर कर उसके बाद फाइनली जो हमारा वैल्यू लाना है, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ फाई बराबर हमारा क्या हो गया? E गुना DA। DA का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अगर एक साथ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा? A। मतलब फाई बराबर, इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाए तो क्या हमको मिलेगा? फाई बराबर E गुना A। अब ये जो हमारा विद्युत फ्लक्स का मान हुआ एक तरफ के लिए इतना हो गया, इतना ही हमारा क्या हो रहा है? इधर भी हो रहा है, दोनों तरफ, है ना। मतलब फाइनली जो है हमारा कुल विद्युत फ्लक्स अगर हम लोग देखें तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? कुल विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? इधर का EA और प्लस इधर का EA, मतलब EA प्लस EA मतलब 2EA, है ना। डायरेक्ट ही लिख देते हैं। कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2EA। 2 से गुना क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, एक इधर का EA और एक इधर का EA, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? 2EA हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा जो गॉस का प्रमेय है उसके अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विद्युत गॉस के नियम के अनुसार, है ना। गॉस के नियम के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार लिखिए या गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स जो होता है हमारा, वो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? फाई का मान कितना होता है? गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स का जो मान है, गॉस का कहना है कि इसके अंदर जितना आवेश होगा, सतह पर जितना आवेश होगा उसको हम लोग गुना करेंगे 1/ε0 से, यही हमारा विद्युत फ्लक्स का मान होगा। गॉस का नियम अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं
तो एक बार पीछे इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बट्टा Q ऊपर हो जाएगा और नीचे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे, सिग्मा, मतलब कि जो हमारा अभी ऊपर लिखे भी थे, मिटा दिए हैं, आप लोग कॉपी में नोट किए होंगे। हम लोग क्या देखे थे, जो सिग्मा है, सिग्मा हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सतह आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश और बट्टा में सतह का क्षेत्रफल, मतलब Q बट्टा A। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा गुना A, सिग्मा गुना A। इसको हम लोग इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब यहाँ Q जो है, Q में हम लोग सिग्मा का मान यहाँ पर सिग्मा गुना A का मान डाल सकते हैं। तो यहाँ फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q के बदले अगर हम लोग सिग्मा गुना A डाल दे तो सिग्मा गुना A बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 2 नहीं मान के इसको मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1, इसमें भी बाएं तरफ फाई है, समीकरण 2 इसमें भी बाएं तरफ फाई है। अगर बाएं तरफ बराबर है तो दाहिने तरफ भी बराबर होना चाहिए, है ना। तो इस चीज को हम लोग नीचे लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 और 2 दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब बराबर करेंगे तो फिर क्या मान आएगा उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2 गुना EA है, और समीकरण 2 है हमारा सिग्मा गुना A बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्थिति में जो कटने वाला है उसको हम लोग काट देंगे, A से A हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ऊपर है तो ऊपर रहने देते हैं, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, और यहाँ जो 2 है हमारा वो नीचे आके इसमें गुना हो जाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमको निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, जब आवेश हमारा, जब समरूप आवेश हमारा फैला हुआ है, कहाँ पर फैला हुआ है, एक समतल चद्दर पे फैला हुआ है, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो फाइनल वैल्यू है इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका यही सब पूछता है, कई बार पूछा है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता समतल पत्थर पर कितना होगा चद्दर पे, तो Q सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। या कभी कभी जो है इस स्थिति में आपका 2 से ऊपर गुना कर देगा, 2 से नीचे, मतलब 2 सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह का भी स्थिति देखने को मिल सकता है। तो फटाक से इसको अगर आप नोट कर रहे थे तो बहुत अच्छा, नहीं तो रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद का जो टॉपिक है इसको हम लोग कल वाले क्लास में देखेंगे, गॉस का प्रमेय, और उसके साथ गॉस के प्रमेय का जो उपयोग है। ये 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसका प्रयोग चार्टो है, चार्टो प्रयोग, या फिर इसका जो गॉस का नियम है, इसमें से एक न एक क्वेश्चन समझिए हर साल आता है। शायद ही कोई साल नहीं आ पाता है, नहीं तो हर साल आता ही आता है, ठीक है। और गॉस का प्रमेय इस बार आने का बहुत उम्मीद है, इसलिए उसको बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, और इसके उपयोग को भी, इसका जो उपयोग हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़िएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।